हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली बेस्ड ऑन फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमने अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था कि ओवरऑल 7 कंटेंट्स पे हमें डील करना है, जिसमें से एक कंटेंट फंक्शंस भी है। और अगर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जहाँ से आप देखोगे कि कई सारे MCQs एग्जाम में कवर करेंगे। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड इफ़ इन केस आपको इस PDF की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। अगर फंक्शंस की बात करें तो वैसे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेसिकली काम क्या होता है। अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो हमने पहले भी बताया था कि ये एक लिंक बनता है किनके बीच में, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं एंड जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, या कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन, इनके बीच में एक लिंक कौन बनता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजर से उनकी पॉलिसी समझता है, क्या उनके गोल्स हैं वो समझता है, और वही जा कर के इम्प्लीमेंट कराते हैं किनसे? अपने एम्प्लॉयज़ से। और अगर एम्प्लॉयज़ को कोई ग्रीवेंसेस हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहाँ तक पहुँचाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन तक। तो बेसिकली इनके बीच में लिंक कौन बनता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और इस पॉइंट पे हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू फिल इन द गैप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉयज़. To simplify the task of managing the human capital of the organization, various functions of HRM have been developed. अब अगर हम फंक्शंस की बात करें तो हमारे पास बेसिकली 2 ही फंक्शंस हैं. फर्स्ट वन इज मैनेजरियल फंक्शंस एंड सेकेंड वन इज ऑपरेटिव फंक्शन. 2 ही फंक्शन होता है, एक मैनेजरियल फंक्शन और दूसरा ऑपरेटिव फंक्शन. अब इन्हीं को हमें डिटेल में स्टडी करना है. देखेंगे फर्स्ट मैनेजरियल फंक्शंस. अब देखो, अगर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो नो डाउट ये हर एक लेवल पे रिक्वायर्ड है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था. अब देखो, मैनेजरियल फंक्शन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? टॉप लेवल मैनेजर्स जब अपनी पॉलिसीज़ बनाते तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का क्या काम होता है, देखते हैं. एज मैनेजरियल फंक्शंस क्या क्या है? एज अ मैनेजर उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, या मैनेजरियल फंक्शंस क्या हैं, ये देखते हैं. द टॉप मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग स्ट्रैटेजीज एंड गिविंग डायरेक्शंस फॉर द सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ सच प्लान्स. ये हम सबको पता है कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनका काम क्या होता है? पॉलिसीज़ को बनाना, स्ट्रैटेजीज़ को बनाना और ये डायरेक्शन देना कि किस तरीके से आप उन प्लान्स को फुलफिल कर सकते हो. क्लियर? जो टॉप लेवल है उस लेवल पे जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स होता है उसका किस तरह का काम होता है? मैनेजरियल फंक्शंस होता है. और वो मैनेजरियल फंक्शंस क्या क्या होता है देख लेते हैं. मतलब सिंपली देखो, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज़ बता देते हैं कि उनको कैसी पॉलिसीज़ चाहिए, किस तरीके से वो पॉलिसीज़ फुलफ़िल की जा सकती हैं और किस डायरेक्शन में वो चाहते हैं कि पॉलिसीज़ फुलफ़िल की जाएँ. ये बताने के बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का मैनेजरियल फंक्शन स्टार्ट होता है. सबसे पहला स्टार्ट होता है प्लानिंग. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ये देखते हैं कि ये जो प्लान टॉप लेवल मैनेजर्स ने बनाया है, इसको फुलफ़िल करने के लिए हम किस तरह के एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करें, किस तरह के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है. उसके बाद वो ये देखते हैं कि क्या सारे एम्प्लॉयज़ हमारे पास अवेलेबल हैं या कोई भी पोजीशन वैकेंट है. अगर कोई पोजीशन वैकेंट है तो अकॉर्डिंगली फिर स्ट्रैटेजीज बना करके हम उसको फुलफ़िल करें. तो सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग, कि फर्स्टली द मैनेजमेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ द वैकेंट पोजीशंस ऑफ वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देन दे नीड टू फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजीज फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स. सबसे पहला काम ही यही होता है कि भाई आपने प्लान सुन लिया कि टॉप लेवल मैनेजर का क्या प्लान है, तो अब आप ये देखो कि उनको फुलफ़िल करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है क्या वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है. अगर नहीं है तो फिर आप वैकेंट पोजीशन देखो और अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजीज बना करके उन वैकेंट प्लेस को फुलफ़िल करो. तो ये हो गई प्लानिंग. देन ऑर्गेनाइजिंग, कि उस पर्टिकुलर प्लान को फुलफ़िल करने के लिए जो भी ह्यूमन रिसोर्स है और जो भी फिजिकल रिसोर्स है उनको हम साथ में कैसे मैनेज करें कि जो पॉलिसी बनाई गई है टॉप लेवल मैनेजर के थ्रू वो हम फुलफ़िल करा पाएँ. दैट इज़ वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर फुलफ़िल करा पाए. क्लियर? लिखा है द मैनेजर हैज़ टू एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर द ऑपरेटिव फंक्शंस ब्रिंगिंग टुगेदर द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजिंग में यही चीज़ है कि भाई अगर आपको पॉलिसी फुलफ़िल करानी है, पॉलिसी इंप्लीमेंट करानी है, तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है आप उसको अवेलेबल कराओ. ठीक?
नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब सिंपली कि वो लोग जो रिक्वायर्ड है, दैट इज एम्प्लॉयज़, आप उनको अवेलेबल कराओ। तो आप उनको अवेलेबल कराने के लिए सिंपली क्या करोगे कि रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर फॉलो करोगे। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। वंस अ फ्रेमवर्क इज रेडी, जब एक बार आपका ओवरऑल आइडिया रेडी हो जाएगा तो मैनेजर क्या करेगा, द मैनेजर इंस्ट्रक्ट्स एंड गाइड्स द टीम टू वर्क अकॉर्डिंगली टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एक फ्रेमवर्क बना लेगा उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैनेजर अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट करेगा कि किस तरीके से आपको काम करना है सो दैट आप ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओ। एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में ये चीज़ लिखा है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, नो डाउट वो पहले से एक स्टैंडर्ड सेट करके रखेंगे परफॉर्मेंस की, फिर उस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे और इनके बीच में जो भी नेगेटिव वेरिएंस है, मतलब अगर इनके बीच में कोई डिफरेंस है और वो डिफरेंस किस तरह का है, नेगेटिव डिफरेंस है, तो उसको आपको कैसे करेक्ट करना है वो भी आप यहाँ पे एनालिसिस कर लोगे। क्योंकि देखो सिंपली जो मैनेजरियल फंक्शंस होता है ना, मैनेजरियल फंक्शंस में हम सिर्फ और सिर्फ ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी पॉलिसीज़ टॉप लेवल मैनेजर ने बनाई है उसको हम किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं, उसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैनेजरियल फंक्शन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के यही सारे के सारे फंक्शंस हैं कि सबसे पहले वो प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हम उन पॉलिसीज़ को फुलफ़िल करें। तो पॉलिसीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, और क्या हमारे पास प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स हैं, नहीं है, तो वैकेंट प्लेस कौन सी है, किन एम्प्लॉयज़ को हमें अपॉइंट करना पड़ेगा, किस तरह के एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना पड़ेगा, ये हम प्लानिंग में करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट प्लान, वो आप अरेंज करते हो। इस स्टाफिंग में हम सिर्फ ये देखते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हमें रिक्वायर्ड हैं हमारे प्लान को, हमारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको हम किस तरीके से अपॉइंट करें। डायरेक्टिंग में ये चीज़ है कि एक बार फ्रेमवर्क सेट हो गया कि ठीक है हमें कैसे कैसे काम करना है, एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क बन गया, तो मैनेजर क्या करेगा, सिंपली अपनी टीम को गाइड कर देगा कि आपको हम जैसे बता रहे हैं अब वैसे काम करो, सो दैट हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ, प्लान को इम्प्लीमेंट कर पाएँ और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। की कंट्रोलिंग भी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि उनको ये भी देखना होता है कि जो उन्होंने परफॉर्मेंस सोची, दैट इज़ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, और जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस हो रही है क्या इसके बीच में कोई डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो फिर उसको भी आपको करेक्ट करना होता है। क्लियर। तो ये तो था मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन में हमने सिर्फ ये डिसाइड किया कि किस तरीके से काम होगा। अब ऑपरेटिव फंक्शन में हम देखते हैं कि एक्चुअल में हम वर्क कराते हैं। क्लियर। दोनों का डिफरेंस समझो। जो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं ना, वो अपनी सारे के सारे पॉलिसीज़ एंड प्लान किसको बताते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर को, और मिडिल लेवल मैनेजर उनकी बात सुन करके फिर ऑपरेटिव लेवल मैनेजर से काम कराता है। क्लियर। तो अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की बात करें तो इनका भी इसलिए दो फंक्शन है, एक मैनेजरियल फंक्शन कि टॉप लेवल से सारी पॉलिसीज समझा, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, किस तरह के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, फिजिकल रिसोर्सेज की क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारे के सारे फंक्शंस आप परफॉर्म करते हो एज मैनेजरियल फंक्शन। जब आप इन पॉलिसीज़ को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कराते हो तो वो उस केस में आपका किस तरह का फंक्शन होता है, ऑपरेटिव फंक्शंस, कि एज अ मैनेजर आप ऑपरेट कर रहे हो, एक्चुअल में काम कर रहे हो। क्लियर। हम फिर से बता रहे हैं, एक लास्ट टाइम हम इसको समझा रहे हैं कि जो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है उसका दो काम होता है या दो फंक्शन होता है, एक मैनेजरियल फंक्शन, एक ऑपरेटिव फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन में वो ये सिर्फ डिसाइड करता है कि जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी है उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, एंड ऑपरेटिव फंक्शन पे वो एक्चुअली में उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करते हैं एज वेल एज कराते हैं। क्लियर। तो ऑपरेटिव फंक्शंस में लिखा है द ऑपरेटिव फंक्शंस आर दोज विच आर टेकन ऑन द डिपार्टमेंटल लेवल और मिडिल लेवल एंड मेनली कंसर्न्ड अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेटेड एट द मैनेजरियल लेवल। ऑपरेटिव फंक्शन का मतलब भी यही होता है कि ऑपरेटिव फंक्शन जहाँ पे एक्चुअल में ऑपरेशन हो रहा है, तो ऑपरेशन बेसिकली कहाँ होता है, मिडिल लेवल पे, और हम कह सकते हैं लोअर लेवल पे। तो डिपार्टमेंटल लेवल और मिडिल लेवल पे ऑपरेटिव फंक्शंस होता है, और इनका कंसर्न क्या होता है कि जो भी प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज बने हैं मैनेजरियल लेवल पे उनको हम किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। क्लियर।
अब इसमें देखो, इसमें भी सबसे पहला स्टेप है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द कंपनी टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ जॉब्स वेकेंट, whether the company has excess staff or shortage of staff and to deal with this excess or shortage. सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि जो भी प्लान बना उस प्लान को फुलफिल करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या वो एम्प्लॉयज़ हमारे पास हैं या नहीं. अगर नहीं है तो हम अपॉइंट करेंगे, और अगर एक्सेस है, एक्सेस स्टाफ है, तो फिर उनका क्या करना है वो देखते हैं. Next one is job analysis and design. Job analysis gives a detailed explanation about each and every job in the company. Based on this job analysis, the company prepares advertisements. Job design allows job analysis. It involves designing the content of a job. It combines a task into a job to be assigned to an individual and further fixes the duties and responsibilities to do the job. अब देखो, इसमें ये चीज़ बता रहा है कि जॉब एनालिसिस मतलब आपकी जॉब को एनालिसिस किया जाता है. दैट इज़, इस एक प्रोसेस में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी जाती है हर एक जॉब से रिलेटेड जो कि कंपनी में दी जा रही है. मतलब कंपनी जो भी जॉब दे रही है उस जॉब से रिलेटेड अगर आप उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन निकाल रहे हो तो बेसिकली वो कहाँ हो रहा है, जॉब एनालिसिस में. कि जॉब एनालिसिस कर लो तो आपको ये पता चल जाएगा कि हर एक एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है, उनके पास बेसिकली क्या काम है, उनको किस लिए अपॉइंट किया गया है. और इस जॉब एनालिसिस पे बेस्ड होकर के ही कंपनी एडवर्टीजमेंट बनाती है कि उनको किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए. जैसे अगर आपने पेपर में भी देखा, आपने न्यूज़पेपर में, आपने एडवर्टीजमेंट में भी देखा होगा ना, हर जगह रिक्वायरमेंट लिखी रहती है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन 2 साल का होना चाहिए, सेम फील्ड में नॉलेज होनी चाहिए, उनको सॉफ्टवेयर जैसे सैप हो गया, टैली हो गया, उसकी नॉलेज होनी चाहिए. तो ये जो प्रोसेस है इसी को तो हम कह रहे हैं जॉब एनालिसिस, कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हर एक जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम एडवर्टीजमेंट बनाते हैं कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये वैकेंट प्लेस है और इस वैकेंट प्लेस के लिए हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसमें ये सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और क्वालिटीज़ होनी चाहिए. क्लियर. जॉब डिज़ाइन अलाउज जॉब एनालिसिस. It involves designing the content of a job. It combines the task into a job to be assigned to an individual and further fixes duties and responsibilities to do job. अब देखो, जॉब डिज़ाइन, जॉब एनालिसिस तो हो गया कि किस तरह का काम हमें उनसे कराना है, उनमें किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए, किस तरह का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए. उसके बाद हम जॉब डिज़ाइन करते हैं. जॉब डिज़ाइन मतलब कंटेंट क्या होगा जॉब का वो बताते हैं, उनको उनका टास्क अलॉट करते हैं, एंड लास्ट में ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताते हैं कि उस जॉब से रिलेटेड आपकी क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. क्लियर. तो जॉब डिज़ाइनिंग तभी तो पॉसिबल हो पाएगा जब जॉब एनालिसिस होगा, जब आपको पता होगा कि हाँ उनको सैप की नॉलेज होनी चाहिए, जब आपको पता होगा कि उनको आपकी फील्ड में नॉलेज होनी चाहिए, उनको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो ये जॉब एनालिसिस है. इसके बाद आप इनकी जॉब डिज़ाइनिंग करते हो जहाँ पे आप ये बताते हो कि क्या कंटेंट आपका होगा जॉब से रिलेटेड, क्या टास्क आपको दिए जाएंगे जॉब से रिलेटेड, और क्या आपकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. क्लियर. तो ये नेक्स्ट फंक्शन था. देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम जॉब एनालिसिस कंपनी एडवर्टीजमेंट बनाती है और उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करती है. उसके बाद अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड आफ्टर द एडवर्टीजमेंट इज पब्लिश्ड, इंटरव्यूज आर कंडक्टेड एंड द राइट एम्प्लॉय सेलेक्टेड. दस रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आर येट अनदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ HRM. तो यहाँ जॉब एनालिसिस में एंड जॉब डिज़ाइन में हमने ये बता दिया कि भाई जिस पर्सन को हमें अपॉइंट करना है उस पर्सन में क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या नॉलेज, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए. उसके बेसिस पे हमने उनकी ड्यूटीज़, उनका टास्क भी डिसाइड कर लिया. तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में उनको अपॉइंट करेंगे. और उनको अपॉइंट करना इज़ वेरी सिंपल. आप एडवर्टीजमेंट दे दो, एडवर्टीजमेंट देख करके बहुत सारे एप्लीकेशंस आपके पास आएंगे, उन एप्लीकेशंस के थ्रू आप इंटरव्यू कंडक्ट करो और इंटरव्यू के थ्रू आप राइट पर्सन को अपॉइंट कर लो. नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन. Once the employees have been selected, an induction or orientation program is conducted. The employees are informed about the background of the company. They are told about the organizational culture and values and work ethics and introduced to the other employees. यही होता है कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट हो जाते हो तो नेक्स्ट डे से ही आपसे काम नहीं कराया जाता, बल्कि सबसे पहले दिन आपको ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का काम होता है, क्या इनका बैकग्राउंड रहा है, क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या एथिक्स है, और जितने बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है सो दैट आप वर्क कल्चर समझ पाओ. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. नो डाउट आपको आपकी जॉब से रिलेटेड प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोवाइड की जाती है. एवरी एम्प्लॉय गोज थ्रू अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम विच हेल्प्स हिम
to put up a better performance on the job. Training program is also conducted for existing staff that have a lot of experience. This is called refresher training. Training and development is one area where the company spends a huge amount. अब देखो होता क्या है ना कि जब आप न्यू एम्प्लॉय भी होते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता ही हो. उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग दी जाती है. तो जो नए एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, जनरली आप देखोगे कि जब आपका ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन होता है, मतलब जब बहुत सारे कैंडिडेट्स को वो सेलेक्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में वो क्या करते हैं कि कुछ टाइम तक ट्रेनिंग देते हैं. वो ये बताते हैं कि किस तरह का काम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, सो दैट आप उसी के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म कर पाओ. एंड कई बार जो एग्जिस्टिंग स्टाफ्स हैं उनको भी ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है, और उसका रीज़न यही होता है कि जैसे इफ़ इन केस मानो कि पहले मैनुअल वर्क होता था और अब क्या हुआ कि सब टैली पे शिफ्ट हो गए, सैप पे शिफ्ट हो गए, तो अब इसकी नॉलेज भी तो आपको देनी होगी. तो ये नॉलेज आप कैसे दे सकते हो? वाया ट्रेनिंग. तो एग्जिस्टिंग स्टाफ के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है एज वेल एज न्यू स्टाफ के लिए. बस न्यू स्टाफ के लिए जब होता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम सिर्फ उनको ये बताना चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से काम होता है और आपको भी उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है. क्लियर? नेक्स्ट इज कंपेंसेशन प्लानिंग एंड रेम्यूनरेशन. Compensation in the form of remuneration given to employees instead of their services to the organization should be adequate and fair. The employees are liable to get other benefits such as bonus or incentives. ये तो सिंपल है कि भाई अब आपको अगर हम कहीं अपॉइंट करें किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पे स्केल होगा, मतलब आपको उसी के अकॉर्डिंग हम सैलरी देंगे. बट अगर आप अपना बेस्ट देते हो तो नो डाउट आपको बोनस भी मिलेगा, इंसेंटिव्स भी मिलेगा. नेक्स्ट फंक्शन है मेंटेनेंस. अब एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना तो बहुत इजी स्टेप है कि आपने राइट पर्सन को अपॉइंट कर लिया, बट उनको मेंटेन करना, उनको रिटेन करना, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज द रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ विच रिक्वायर्स प्रोवाइडिंग देम विद वेरियस बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज़, जैसे प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, ग्रेचुइटी, अलाउंसेस एंड टेकिंग अदर हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स. सिंपली अगर मान लो आप अपने एम्प्लॉयज़ को सारी की सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हो ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तब भी वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से स्विच कर जाते हैं. बट आप अपने एम्प्लॉयज़ को अलग बेनिफिट्स दो जो कि बेसिकली उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनको काम आए, या उनकी कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसी कराओ, सो दैट अगर वो इस बात के लिए श्योर होंगे कि हाँ उनको यहाँ पे सिक्योरिटी है, उनको यहाँ पे सिक्योरिटी मिल रही है हेल्थ की भी एंड फ्यूचर की भी, तो उस केस में वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से स्विच नहीं करेंगे. तो उनको मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे बेनिफिट्स एंड बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती है. नेक्स्ट इज मोटिवेशन, वेलफेयर, हेल्थ एंड सेफ्टी. इस पर हमने पहले भी डिस्कशन किया था. टाइम टू टाइम आपको उनको मोटिवेट तो करना ही होता है, बट साथ ही साथ आप उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो, उनकी जॉब सिक्योरिटी दो. तो उस केस में क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर एक एम्प्लॉय अपना 100% दे पाएगा. और अगर ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय अपना 100% दे रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल बहुत ही ईजिली अचीव कर पाएगा. लिखा है मोटिवेशन becomes important to sustain the number of employees in the company. It is a job of the HR department to look into the different methods of motivation. Apart from this, certain health and safety regulations have to be followed for the benefits of employees. बहुत सारे सेफ्टी एंड हेल्थ रेगुलेशन तो फॉलो करने होते हैं और साथ ही साथ मोटिवेट भी करना होता है किनको, एम्प्लॉयज़ को, सो दैट एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े भी रहें, उनका अपना पर्सनल जो मोटिव है वो भी फुलफिल होता रहे और ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव भी और गोल भी फुलफिल होता रहे. तो ये काम किसका? एचआर डिपार्टमेंट का. तो बेसिकली एचआर डिपार्टमेंट को देखना होता है. कई बार कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो मोटिवेट होते हैं मॉनेटरी टर्म्स में और कुछ नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी मोटिवेट होते हैं. जैसे किसी को प्रमोशन चाहिए तो किसी को इंक्रीमेंट चाहिए, किसी को रिस्पेक्ट चाहिए तो किसी को अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए. ये सारा काम किसका? एचआर डिपार्टमेंट का. एंड लास्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस. अनदर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एचआरएम इज टू मेंटेनिंग कोऑर्डिनल रिलेशंस with the union members. This will help the organization to prevent strikes, lockouts and ensure smooth working in the organization. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि अगर एचआर मैनेजर की बात करें तो उनका काम ही यही होता है कि वो एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हैं कि उनको किस तरीके से वर्क परफॉर्म करना है, कि उनको किस तरीके से काम करना है. तो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ये काम होता है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ को साथ में लेकर के चले. अगर उनके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं, कोई ग्रीवेंसेस हैं तो सबको सॉल्व करता चले साथ में. इससे होगा क्या कि अगर आपके सारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं तो वो अपना 100% सर्व करेंगे. बट इफ़ इन केस मान लो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं, आप उनके ग्रीवेंसेस को टाइमली सॉल्व नहीं कर रहे हो, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म नहीं कर रहे हो, तो उस केस में यही होता है कि जो यूनियन मेंबर्स होते हैं वो मिल करके स्ट्राइक कर देते हैं. और स्ट्राइक करने से बेसिकली होगा
होगा क्या कि ऑर्गेनाइजेशन का इनडायरेक्टली लॉस होगा। क्लियर? तो अगर हम चाहते हैं कि स्ट्राइक ना हो, लॉकआउट्स ना हो, स्मूथ वर्किंग चले, तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को अपने हर एक एम्प्लॉय को साथ लेकर के चलना होता है, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सारे इश्यूज एंड सारे ग्रीवेंसेस उनके सॉल्व करने होते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट था किसका? ऑपरेटिव फंक्शंस का। ये ओवरऑल ऑपरेटिव फंक्शंस था कि ऑपरेटिव लेवल पे एक एचआर मैनेजर का क्या काम होता है। क्लियर? तो बस इसी तरीके से आपको याद रखना है कि मैनेजरियल लेवल पे उनका क्या काम होता है। मैनेजरियल फंक्शन सिंपली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड ऑपरेटिव फंक्शन पे दैट इज ऑपरेशनल लेवल पे उनके क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, देन जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिजाइनिंग, देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, देन ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन, then training and development, compensation planning and remuneration, maintenance, motivation, welfare, health and safety and industrial relations। तो यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट था रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ एचआर मैनेजर, ये कंप्लीट हो गया। और बेसिकली यही फंक्शंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का और यही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ही क्या कि हम किसकी बात करें? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की। क्लियर? ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे कई सारे एमसीक्यूज बनते हैं। जैसे ही हमारा पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, हम एमसीक्यूज सेशन अपलोड करेंगे। उसके पहले अगर आपने कोई भी कंटेंट मिस किया हो तो सबकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप सारे के सारे अपने कंटेंट्स कंप्लीट कर लेना, सो दैट जब हम एमसीक्यूज सेशन अपलोड करें तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का टॉपिक समझ आया होगा, जो कि रिलेटेड था फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। अगर आज के टॉपिक में कहीं पे भी कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।